हमारे साथ हैं कुंज बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंज, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आपसे कुंज ये समझना चाहेंगे, देखिए काफ़ी समय के बाद हम देख रहे हैं कि बाजार में आज ना कहीं मजबूती के पुख्ता संकेत मिल रहे हैं और अच्छी चीज़ ये है कि वो शेयर चल रहे हैं जिनसे अमूमन बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जाती है। आज कोल इंडिया चल रहा है 6-6.5% ऊपर है, 5%, 5 साल के हाइज पर यह शेयर चला गया है। एल&टी में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 4% के आसपास की शानदार तेजी है। साथ साथ आईटी स्टॉक से थोड़ा सा सहारा मिल रहा है और पावर स्टॉक्स तो फ्लेवर में है ही। आपकी रीडिंग क्या कहती है, बाजार की तेजी कहां तक जाएगी और क्या सितंबर ये वो महीना है जब हम पिछले हाइज को क्रॉस करके एक्चुअल में 20,000 का फिगर देखेंगे निफ्टी पर? जी हाँ। बहुत सारे प्रश्न आपने डाले हैं। एक एक करके उनका जवाब अब पे आने की कोशिश करते हैं। तो एक तो उसके पहले हमारे दर्शकों के लिए कुछ नंबर्स में पर्सपेक्टिव में डाल लूं कि जो आपने कहा कि 20,000 का निफ्टी, तो हम पिछले महीने बल्कि जुलाई में हम जस्ट 20,000 को टच नहीं कर पाए थे और वहीं से इंट्राडे में निफ्टी लौट गया था 20 जुलाई के आसपास। उसके बाद करीब 1.5 महीना निकल चुका है और मार्केट में हमने ब्रॉडली, हम उसको कंसोलिडेशन कह सकते हैं, जो देखा है। आज के राइज को छोड़ दें तो कल के क्लोजिंग लेवल तक निफ्टी में 2.5% का करेक्शन पिछले 1.5 महीने में 20 जुलाई के निफ्टी के हाई से था। ऑफ कोर्स उस ड्यूरेशन में मार्केट ब्रेड्थ काफी अच्छी रही है और हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन देखा है। अब हम आते हैं आज की बाजार पे और यहाँ से आगे। तो एक तो मैं थोड़ा सा, मुझे माफ करें कि मैं सेंटीमेंट को सबड्यूट कर दूं, पर मुझे उसके लिए जरूरी है। ऑयल प्राइस पिछले कुछ दिनों में 9 महीने के हाई पे आ गया है। ग्लोबल क्रूड प्राइस $75 वाला ब्रेंट $90 पे आ गया है। तो अभी तक बाजार ने उसको कहीं भी उसकी वजह से, जो भी इंडिया एक ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, बिल्ड इन नहीं किया है। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि अगस्त में 9% की सीरियस मॉनसून डेफिशिएंसी है। सितंबर के भी 7 दिन निकल गए, अभी तक कुछ कवरेज होता हुआ नहीं दिखा है। तो अब ये तो थे दो थोड़े से कॉशियस के फैक्टर। पॉजिटिव साइड पे आए तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि मैक्रो नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन जो भी आया था वो अगस्त महीने का भी बहुत अच्छा आया, पिछले साल के कंपैरिजन में 11% ऊपर रहा है। पीएमआई नंबर्स पिछले 2 दिन में आए हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दोनों के बहुत अच्छे आए हैं। और माइक्रो नंबर्स तो हमने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में देखा ही था कि वो बहुत अच्छे आए हैं। ग्लोबल फ्लोज जो जुलाई तक बहुत अच्छे आ रहे थे, अगस्त में थोड़े से सबड्यूड हो गए। सितंबर के भी इस हफ्ते में अभी तक ऐसा कोई पॉजिटिव साइन नहीं है और डोमेस्टिक फ्लोज का क्लियर सपोर्ट है। तो ऐसे में मैं नेट नेट पोजीशन को लेऊं तो मैं थोड़ा सा, ये मेरा व्यू रहेगा कि मार्केट अभी भी मुझे लगता है कंसोलिडेशन में ही, रेंज में ही रहेगा। लाइफ हाई को टच कर ले, 20,000 को क्रॉस कर जाए, बहुत अच्छा है। पर मेरे लिए अभी वो बोल पाना मुश्किल है। कुंज, गुड आफ्टरनून। जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी उसमें आईसीआरआर जो एक प्रोविजन रखा गया था जिसके चलते बैंक्स वहां से एक हिट लिए थे और उसके बाद तब से ही हम देख रहे हैं कि बैंक्स ड्रैग कर रहे हैं। उससे पहले भी थे हालांकि। अब फिलहाल बात ऐसी भी हो रही है कि शायद आईसीआरआर को लेकर एक रिव्यू हो सकता है, वापस लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो सकती है। क्या बैंक्स उस एक एंटिसिपेशन में भी रन अप स्टार्ट कर चुके हैं? कैसे देखना चाहिए बैंक्स के इस मूव को? जी हाँ। तो एक तो ये और है कि आईसीआरआर का रिव्यू मेरे ख्याल से आज ही शायद या कल शायद ड्यू है और होना चाहिए। और आईसीआरआर लगाने के बाद एक्सपेक्टेडली जो रिजर्व बैंक का कारण था कि थोड़ा सा सरप्लस लिक्विडिटी को कम किया जाए, वो हो चुका है और मेरे ख्याल से डेफिसिट में चली गई है। तो इसलिए लिक्विडिटी लाना जरूरी है। वो लाने से नेचुरली बैंक्स को फायदा होगा। उसके अलावा दूसरा, हम थोड़ा सा उसमें मार्केट एंगल भी लेके आए। तो हम जैसा बात करते आ रहे हैं कि जुलाई की हाई के बाद मार्केट एक ब्रॉडली कंसोलिडेशन रेंज में रहा है। नीचे में 3% तक का करेक्शन चला गया था। आज के अपवर्ड मूव के बाद वो 1.5-2% पे रह गया है। तो उस कंसोलिडेशन में बैंकिंग सेक्टर ने, पूरे बीएफएसआई ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। तो अब रोटेशन में ये जरूरी था कि घूम फिर के कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर का नंबर आना। हमने देखा कि बीच में आईटी सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया, उसके पहले कैपिटल गुड्स ने पार्टिसिपेट किया। बीच में चाइना की इकोनॉमी को फिर से पुश देने की जब न्यूज आई तो मेटल सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया। तो रोटेशन में जो बैंकिंग सेक्टर की अंडर परफॉर्मेंस थी, उसका घूम फिर के इंक्रीमेंटल पैसे का बाइंग इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर में जाना नेचुरल है। नंबर्स उनके अच्छे ही रहे हैं। हम क्वार्टर वन के भी नंबर्स देखें तो एक ब्रॉड बेसिस पे पूरे सेक्टर वाइज नंबर्स इन जनरल अच्छे रहे हैं। कहीं एक आध जगह थोड़े कम थोड़े ज्यादा अगर हम छोड़ दें तो उस हिसाब से मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी अभी भी बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट जारी रहेगा। और थोड़ा सा अगर हम देखें तो शायद उनका आउट परफॉर्मेंस का टाइम आया है। का जो वॉल्यूम रहा था ईएक्स पे बहुत शानदार रहा था।
21% की ग्रोथ आई थी और पावर की जितनी भी चेन्स आप निकाल के देख लीजिए, आपको चौतरफा तेजी दिख रही है। आज भी एनर्जी पैक में अगर आप शुरुआत करेंगे तो कोल इंडिया टॉप गेनर है, करीब 7% के आसपास की तेजी है। तेजी क्यों हो रही है, थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आपके लिए थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, पीएफसी, आरईसी, पावर फाइनेंसिंग वाली कंपनियां हैं, अपने रिकॉर्ड हाई से थोड़े थोड़े नीचे आ रहे थे, लेकिन जो ही नीचे आए वहां पर फिर से खरीदारी का रुझान आज लौटा है। हम देख रहे हैं कि ये शेयर 4% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा एनटीपीसी में भी तेजी है। थर्मल पावर वाली जितनी कंपनियां हैं वहां पर भी अच्छे मौके बन रहे हैं और साथ साथ हम देख रहे हैं कि टाटा पावर, अडानी पावर जैसे शेयरों में भी खरीदारी का रुझान लगातार बना हुआ है। कौन सर, पावर स्टॉक्स में चूंकि बहुत तेजी हो गई है, तो बहुत तेजी होने पे क्या होता है ना कि फिर थोड़े से शंका के बादल आ जाते हैं कि अच्छा अब कौन सा शेयर लेना है, कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गए हैं, कहीं हाथ तो नहीं जला लेंगे, कहीं आपको सेफ स्पेस अभी दिख रहा है जहां पर अभी भी बढ़िया मौके हैं? जी हाँ। पावर का ऑब्वियसली जैसा हमारे नंबर आए हैं कि जुलाई के बाद अगस्त में पावर डिमांड बहुत शार्पली बढ़ गई और उसकी वजह से सडनली सेक्टर में इंटरेस्ट आया है। ऐसा उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगी। उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन मॉनसून की डेफिशिएंसी से भी है। अगर मॉनसून अच्छा हो जाता है तो डिमांड वापस थोड़ी सी कम हो जाएगी और उसमें सेंटिमेंटली हम थोड़ा सा करेक्शन आते हुए देखेंगे। बट मुझे लगता है ये एक सेक्टर है जो फंडामेंटली अच्छी फंडामेंटल परफॉर्मेंस आने वाले मीडियम से लॉन्ग टर्म में करता रहेगा और उसका इम्पैक्ट इस सेक्टर के कंपनीज के शेयर प्राइसेस पे काफी पॉजिटिव रिटर्न के टर्म्स में देखने को मिल सकता है। हम पावर से अगर दूसरे सेक्टर्स में मूव करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो सेक्टर्स में अभी वैल्यूएशन कंफर्ट ज्यादा है उसमें सीमेंट एक है और आईटी सेक्टर एक है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि रुपी किस तरह से डेप्रिशिएट हो रहा है, हालांकि उसका सारा फायदा आईटी कंपनीज को नहीं मिलता है। 1-2 क्वार्टर की बाद क्लाइंट्स एडजस्टमेंट ले लेते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन का, पर फिर भी जिस हिसाब से उसमें बीच में ग्रोथ की कंसर्न की वजह से करेक्शन आ गया था, तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मीडियम टर्म के हिसाब से अच्छा लग रहा है। काउंटर लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी, इसमें आज 4% की मूव है। एक बार नागराज से स्टॉक को डिस्कस करते हैं। नागराज, ऑफ कोर्स ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेकिन ट्रेडिंग रेंज अगर हमें देखनी हो, 4% ऑलरेडी चल चुका है, 3000 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है क्या स्टॉक? या जरूर, चार्टिकली देखोगे ज्यादा तो डिक्लाइन तो नहीं दिख रहा है। कई दिनों से एक कंसोलिडेशन मोमेंट था, ग्रेजुअली अपसाइड मोमेंट था। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे आप, कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम में है। इसमें ये स्टॉक्स में हमने कई महीने से देखा है कि लिमिटेड डिक्लाइन एंड मैक्सिमम अपसाइड, वो वही इसमें चलेगा। आगे वाले दिनों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि 4% बढ़ने के बाद ये स्टॉक्स नॉर्मली एक कंसोलिडेट करता है 1-2 दिन के लिए बिफोर शोइंग एनी फर्दर अपसाइड। मेरे ख्याल से और भी ऊपर जाने की गुंजाइश है, जरूर 3000 तक एक जा सकता है। ये धीरे धीरे ही देखें, एलएनटी अब आप देखें 2840 के पास आज 4% की तेजी के साथ, और इन काउंटर्स में प्री इलेक्शन रैली का भी ट्रिगर होता है, इसलिए इसे ध्यान रखें। यहाँ से भी अभी तेजी और बनती हुई दिखती है ना।